अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। उरुसुल बलाद कहलाया जाने वाला कराची कई दहाइयों से तारीकियों में डूबता जा रहा है। ना खत्म होने वाली महरूमियों और मायूसी के शिकंजे में फंसे शहर के बासी अपने बेशतर हुकूक से महरूम है। इस शहर पर क्या कुछ नहीं बीती और अब ये नित नए मसाइब में इस वक्त मुब्तला है। कराची की तारीख में पहली मरतबा एक जियाला शहर कायद का मेयर बन चुका है। कराची का ताज पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के सर पर सज चुका है। बीबीसी के कॉलमिस्ट मोहम्मद हनीफ ने आज अपने कॉलम में लिखा कि एक मरतबा उन्होंने नौजवान मुर्तजा वहाब से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे जब वो छोटे थे, तो उन्होंने बर्जिस्ता मुख्तसर जवाब दिया कि वो मेयर कराची बनेंगे। मुर्तजा वहाब को उनके ख्वाब की तामीर मुबारक, लेकिन उन्हें वोट और दुआएं तभी मिलेंगी जब कराची के नलकों से रूठा हुआ पानी वापस आएगा। पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा मुर्तजा वहाब आज 173 वोट लेकर मेयर कराची बने, जबकि उनके मदे मुकाबिल जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने 160 वोट लिए। इस तरह मुर्तजा वहाब को 13 वोटों की बरतरी हासिल हुई। तहरीक इंसाफ के 32 अरकान ने इलेक्शन के अमल से खुद को दूर रखा। वो वोटिंग में शरीक नहीं हुए, आज नहीं आए, जिनके बारे में जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान का दावा है कि इन यूसी चेयरमैन को जो आज नहीं आए पीपल्स पार्टी ने इगवा कर लिया है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी समेत 3 अरकान को बख्तरबंद गाड़ी में आर्ट्स कौंसिल ऑडिटोरियम आज लाया गया, जहां उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इलेक्शन के नताइज का ऐलान होते ही पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान में तसादुम भी हुआ, जिस पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने फौरी तौर पर काबू पा लिया। इस दौरान मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूटे, 10 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। मेयर कराची बनते ही मुर्तजा वहाब के कंधों पर एक तरफ जहां शहर की भारी जिम्मेदारी आ चुकी है, वहीं उन्हें जमात इस्लामी की सूरत में एक मजबूत अपोजिशन का भी सामना है। हाफिज नईमुर रहमान की बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ दी गई दरख्वास्त मुर्तजा वहाब के सर पर एक और लटकती तलवार है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया है कि मेयर कराची के इंतखाब के नताइज हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर हुए फैसले से मशरूत होंगे। गुज़श्ता रोज समात के आज जारी करदा तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने यह करार दिया है कि बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर हुई तो बराह रास्त मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब कलअदम करार दिया जा सकता है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। आज उन्होंने ये कहा कि ताकत के जोर पर कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया, जमहूरियत पर शब खून मारकर मर्जी का नतीजा हासिल किया पीपल्स पार्टी ने। ये इगवा मैंडेट, ये कब्जा मैंडेट हम कबूल नहीं कर सकते। हम जमहूरी लोग हैं, हमसे ज्यादा जमहूरियत की कोई बात नहीं समझता। हमारी पार्टी में भी जमहूरियत होती है, हमारे यहाँ खानदान की जमहूरियत नहीं है। विरासत और वसीयत पे हमारी पार्टी नहीं चलती, इसलिए हम इस जमहूरी हक के लिए आवाज उठाएंगे और इस मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे जो कब्जा मैंडेट है। जेन्युइन मैंडेट सामने आएगा और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूं कि अब बहुत हो गया है। अगर उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, हमें जाना तो इलेक्शन कमीशन में ही है सबसे पहले, इसलिए कि ये कानूनी तकाजा है, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला जो कि नायब मेयर मुंतखब हुए हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हुए ये कहा कि आपके कंधों पर अब भारी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें यकीन है कि माजी में कठिन तरीन हालात का मुकाबला करने वाले जियाले अब की बार भी सुरखरू होंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन को हिदायत की कि आज ही से अपना काम शुरू करें। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाडा ने एक दिन पहले अपने ट्वीट में मुर्तजा वहाब को पेश की मुबारकबाद देते हुए यह कहा था कि पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ के बेकाव माल की वजह से कराची की मेयरशिप मिली। जमात इस्लामी ने मेयर का इलेक्शन दोबारा कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है और उस खत के मुताबिक सिंध हुकूमत के चाको चौबंद दस्तों ने तहरीक इंसाफ के 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका। लिहाजा इलेक्शन कमीशन इस फ्रॉड इलेक्शन को कलअदम करार दे और नया शेड्यूल जारी करे। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया है। लेकिन अगर माजी पर नजर दौड़ाएं तो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौके पर कुछ हैरत अंगेज सूरत हाल देखने में आई थी, जब पीडीएम के हिमायत याफ्ता अक्सरियत वोट रखने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सादिक संजरानी ने शिकस्त दी थी। सादिक संजरानी ने 48 वोट जबकि यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए थे। हालांकि अददी अक्सरियत यूसुफ रजा गिलानी, लेकिन 8 वोट मुस्तरद कर दिए गए जो कि नतीजा खेज साबित हुए। उस वक्त होने वाली धांधली पर तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जश्न मनाकर मुस्तरद शुदा वोटों को पीडीएम को मुस्तरद करने के मुतरादिफ करार दिया था।
धांधली के इल्जामात कल भी काबिल मुजम्मत थे, आज भी काबिल मुजम्मत हैं। कल तहरीक इंसाफ का जवाब देना बनता था इन इल्जामात पर, तो आज पीपल्स पार्टी का जवाब देना बनता है। बात करेंगे वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आगे चलकर हम कोशिश करेंगे कि डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला और उसके अलावा जमात इस्लामी के नायब उमीर डॉक्टर उसामा रजी भी हमें ज्वाइन करें। शर्जील साहब, जमात इस्लामी का दावा ये, आपने 32 अरकान PTI के वो आपने अगवा किए, बाकायदा पुलिस के जरिए उन्हें अगवा किया गया, और आपने इलेक्शन बाकायदा प्लानिंग के तहत मैंडेट जो था वो कह रहे उन्हें मिला था, अक्सरियत उनकी तहरीक इंसाफ की थी, आपने छीन लिया है। वो क्या हो रहा है ये कराची में? देखिए, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के पास फेस सेविंग के लिए सिवाय इल्जाम तराशी की और कोई चीज नहीं बची थी, और जमात इस्लामी जानबूझकर सिर्फ इल्जाम तराशी इसलिए कर रही है कि कहीं पे वो अपनी फेस सेविंग कर सकें। अगर लोगों को अगवा किया जाता तो लोगों के कोई रिश्तेदार कोई कंप्लेंट करते, ये तो नहीं हो सकता कि आप 30 से ज्यादा मेंबरान जो आपको वोट नहीं दे रहे और वो अगवा हो गए, उनमें से किसी का कोई फैमिली मेंबर जो है कोई कंप्लेंट भी दाखिल नहीं करा रहा, ना किसी थाने में जा रहा है, ना किसी कोर्ट में जा रहा है कि जी हमारा कोई मेंबर अगवा हो गया। तो ये जमात इस्लामी की सिर्फ गलत बातें। जो मेंबर्स PTI के मुनरिफ हुए थे उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि ना ही हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, ना ही हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। तो ये उनकी मर्जी। अब अगर जमात इस्लामी ये एक्सपेक्ट कर रही थी सिंध हुकूमत से या पीपल्स पार्टी से कि हम PTI के मेंबर्स को जबरदस्ती मिन्नतें करके लेकर आए, हम कहें कि जी जमात इस्लामी को वोट। शर्जील साहब, आप कह रहे हैं 32 अरकान जो मुनरिफ हुए हैं PTI के, वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो बात खत्म हो जाएगी। देखिए, अगर तो वो आ जाते हैं सामने और वो ये कह देते हैं कि हमें अगवा नहीं किया गया था, तो जाहिर बात है वो सामने भी नहीं आ रहे, तो फिर सवालात तो उठते हैं ना। मेरे भाई बात में वो आप मीडिया वाले जाए ना उनके पास। मैं तो PTI का नुमाइंदा नहीं हूं कि मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊं बैठकर। तो वो बेहतर यही है कि PTI जो है वो खुद जाके उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करे, या जमात इस्लामी मीडिया भेजते उनके घरों पे। वो सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, हर कोई अपने अपने घर में इंडिविजुअली बैठा हुआ है। उनके अगर उनको कहीं इकट्ठा करवाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, तो वो जमात इस्लामी का काम है, वो मेरा। यानी आप ये कह रहे हैं वो 32 लोग जो कि आज नहीं आए, उन्होंने बेसिकली वोट नहीं डाला क्योंकि वो डालना नहीं चाहते थे। पीपल्स पार्टी का उनसे कोई राब्ता वगैरह भी हुआ? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने तो कोशिश की होगी कि सबको से वोट लिए जाएं, लेने भी चाहिए। उन लोगों ने, जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें 2-4 चैनल्स के मैंने रिपोर्टर्स देखे जो उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम ना ही पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं, ना जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो अगर कोई शख्स किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो उसको हुकूमत या पीपल्स पार्टी क्या करे? जबरदस्ती उसको उठा के लेकर आए, उसको वोट देने की बात करे। और मैंने आपको जैसा पहले वादे कर दिया कि जमात इस्लामी की ये झूठे जो है दावे हैं, जो कि उनकी मर्ज लगेंगी है या उनकी इल्जाम तराशी हैं। अगर 30 लोगों की फैमिलीज होंगी, उसमें किसी के भाई होंगे, वालिदैन होंगे, बच्चे होंगे, कोई कोर्ट में गया है कि मेरा बच्चा अगवा हो गया है, कोई किसी ने किसी थाने में कंप्लेंट कराई है, कल करवा लें, परसों करवा लें, दूध को पानी के पानी सामने। ठीक है। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में जो बलदियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त है, अगर वो उस पर फैसला आ जाता है तो ये इंतखाब डिप्टी मेयर का और मेयर का वो कलअदम हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे शर्जील साहब? कोई बात नहीं, फिर भी पीपल्स पार्टी ज्यादा पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार चेंज करना पड़ेगा। यानी आप कोर्ट का फैसला मनोअन मान लेंगे, उम्मीदवार तब्दील करेंगे, दोबारा से मैदान सजाएंगे? लेकिन वो तो हर चीज अब वो मफरूजों पर है। कोर्ट फैसला देती क्या है, पहले मैं नहीं समझता कि कोर्ट इस तरह का फैसला देगी, क्योंकि ये एम्बेड बिल्कुल गवर्नमेंट कानून बनाने का सिंध हुकूमत का है, सिंध असेंबली का है। सिंध असेंबली ने कानून बनाया है, और सिंध असेंबली के कानून को कोर्ट कोई चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ ये कहता है कि लोकल गवर्नमेंट के जितने भी बल्दियात के कानून है वो असेंबली ने बनाने हैं, और हमने असेंबली में वो कानून बनाया। बहुत शुक्रिया। शर्जील इमाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके सामने यही सवालात रखे कि सख्त और शदीद एतराज़ात उठ रहे हैं कि ये जो इलेक्शन आज हुए वो बज़ाहिर लग रहा नहीं है कि वो मुनसिफाना थे। 30 लोगों का इस तरह से ना आना, उस पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन यही सवालात हमने पीपल्स पार्टी के वज़ीर इत्तलात के सामने रखे। अब असल सवाल ये है, क्या बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि अब मेयर इलेक्ट हो चुके हैं, वो कराची के अवाम के मयारात पर, उनकी उमंगों पर पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? इससे पहले जितने भी मेयर आए सबका एक गिला रहता था कि इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात का रोना वो रोते थे। अब पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की अब कराची पर भी हुकूमत लोकल बॉडीज़ की कायम हो चुकी है। ये सवाल हमने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से पूछा था, उनका प्लान क्या है, कैसे आप आगे लेकर चलेंगे शहर को?
कराची है क्या, आपने जो जिसका तस्करा किया, क्या आप उन मेयर में तो शामिल नहीं होंगे अगर आप इलेक्ट हो गए कि जो कहे कि जी इख्तियारात ही नहीं है मेरे पास? क्यों? मैं गिला करने वाला आदमी नहीं हूँ। जो वसाइल होते हैं उनको इस्तेमाल करता हूँ मसाइल को हल करने के लिए। मुझे 14 माह इस शहर के कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली। बड़े बड़े चैलेंजेस आए। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मैं जो चार्टर ऑफ कराची की बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आदिल साहब यही है कि व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर कराची। क्या हाफिज नईम साहब बता रहे हैं कि कराची के मसाइल वो कैसे हल करेंगे? वो तो कराची वालों को आज भी कहते हैं जी धरना दे दो, जलाओ कर लो, घेराव कर लो, फला चीज पर टेंट लगा दो, फला चीज के ऊपर धरना दे दो। ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। हमें बैठ के अपना एजेंडा देने की जरूरत है कि कराची का अगले 50 साल का मास्टर प्लान क्या होगा। आज ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। आज ब्रेक से पहले कराची की मेयरशिप के इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ कराची के नौ मुंतखब डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब मौजूद हैं और हमने दावत दी हुई है नायब अमीर कराची जमात इस्लामी डॉक्टर उसामा रजी साहब को भी। टाइम तो उन्होंने दिया हुआ है, होपफुली ही विल ज्वाइन अस एज वेल। अगर वो ज्वाइन करते हैं वो भी डिबेट में शामिल हो जाएंगे। सलमान मुराद साहब, पहला सवाल तो ये जो हमने शर्जील इमाम मेमन साहब से भी तफसीली गुफ्तगू की, ये जो 30-32 लोग गायब हैं, इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? ये घरों पर मौजूद है नहीं है? क्योंकि अगवा का अगर दावा किया जा रहा है तो जाहिर बात है इट्स वेरी कंसर्निंग कि उनको अगवा किया गया है बाकायदा। देखिए, 9 मई के बाद इन्होंने खुद वीडियो पैगाम जारी किए। इनकी आपस में तमाम पीटीआई के लोगों की बातें हुई है। ये गलत इल्जाम हम पे लगा रहे हैं कि हम अगवा करें। अगर अगवा करना होता तो जो लोग जेल में थे हम उन्हें आज वोट के लिए नहीं पेश कर सकते, नहीं ला सकते। अगर हम जमहूरियत पर यकीन करते हैं और उनके पास अक्सरियत थी, अगर वो उनके पास अक्सरियत होती वो अपनी अक्सरियत शो करते। हमने जो हमारे पास अक्सरियत थी हम उन्हीं बेस पर हमने कराची का मेयर, डिप्टी मेयर जीता और हमारे पास 173 की अक्सरियत हासिल थी, जिसमें नून लीग, मौलाना फजल रहमान के लोग, तो उन सबको मिलाए कर हमारे पास 173। अगर जमात के पास थे और जिन्होंने पीटीआई ने जो उनके अलाई थे आज जाकर पेश हुए, उन्होंने वोट हाफिज नईम साहब को दिया है। ठीक, सलमान साहब दूसरा ये बताइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इलेक्शंस हो चुके हैं और जमात इस्लामी को अच्छे खासे वोट मिले, बड़ी तादाद में वोट मिले, MQM ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं कराची की, उनको बाहर रखकर तो अगर कराची को चलाया जाएगा, जाहिर बात है करोड़ों उनके भी जिस तरह फॉलोइंग है और वो है। क्या प्लान आपका क्या है? किस तरह सबको लेकर चलेंगे? किस तरह इंश्योर बनाएंगे कि सिर्फ आप पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर और मेयर ना बने बल्कि कराची के बने? देखिए, हमने उनको कहा है मिलकर इस कराची की खिदमत करें। हम कहते हैं कि नफरत और लसान की तो तर्क करें, खिदमत की सियासत करें, आकर कराची के लिए करें। तो हाफिज रहीम साहब को भी आप कहा है कि आए मिलकर इस कराची की तरक्की के लिए, कराची के बेहतरी के लिए हम सब मिलकर इस शहर की बेहतरी के लिए काम करें। अगर हमने ये मैंडेट हमें मिला है तो हम उनको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। ठीक, और अगर सिंध हाई कोर्ट से आपके खिलाफ फैसला आ जाता है और कलअदम हो जाता है ये पूरा इलेक्शन, तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट ने 15 जून के इलेक्शन को उन्होंने जब स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की तो कोर्ट ने मसरत किया और कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कराएं। तो उसके बाद मैं भी हुआ उस केस में इंटरफेयर हूँ और दूसरे दोस्त भी हैं, तो हमारी भी सुनी जाएगी और उस केस में जो भी फैसला आएगा वो फिर देखेंगे। ठीक, अच्छा सर, मुझे बताइएगा सलमान मुराद साहब के अगले 1 महीने में आपकी प्रायोरिटी क्या है? अब जबकि आप डिप्टी मेयर बन चुके हैं, मुर्तजा वहाब साहब मेयर बन चुके हैं, आपके कराची के ऐसे कौन से मसला है जो कि प्रायोरिटी पर रहेगा और जाते ही आप उस पर शुरू हो जाएंगे? पानी है, सफाई सुथराई है, सीवरेज का सिस्टम है और बहुत से हमने मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपको शहर में काम होते हुए नजर आएंगे। पहले तो ये कहते थे कि इख्तियारात नहीं थे, इख्तियारात का रोना रोकते थे। अब मेयर और डिप्टी मेयर मिलकर शहर की खिदमत करेंगे। ना हम इख्तियार का रोना रोएंगे, ना हम हमें जो
अल्लाह ताला ने उसके बाद हमारी पार्टी क़यादत ने हम पर एतमाद किया है, तो इंशाअल्लाह ताला कराची की शहरियों की खिदमत करेंगे, शहर के लिए करेंगे और कराची के पाकिस्तान के दिल कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। यहाँ की मेगा प्रोजेक्ट अभी जो चल रहे हैं और उनको स्पीडली हम चलाएंगे। और ठीक है, चले सलमान मुराद साहब, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया। हमें कोशिश की थी डॉक्टर उसामा रजी साहब हमें ज्वाइन करें, जमात इस्लामी का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है प्रेजेंट करने के लिए, वो तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने आज एक शेर कहा पीपल्स पार्टी के लिए कि गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ये पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने ये शेर कहा है। तो वो होते तो बहुत सारे जवाबात भी हमें दे देते कि पीटीआई के लोगों को वो अगर कह रहे हैं अगवा किया गया है, वो किसने अगवा किया है। तो वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इकनॉमिक सिचुएशन पर बात करेंगे। आज वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो हैं वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं। कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेट के सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब से पूछेंगे कि गुफ्तगू क्या हुई, और ये जो एक एमनेस्टी स्कीम जिसे कहा जा रहा है कि $1 लाख जो भी पाकिस्तानी मुल्क वापस लेके आएगा, उससे नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और आईएमएफ को बहुत बड़ा एतराज़ है ये जो नई एक स्कीम शुरू की गई है। तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। इसहाक डार साहब आईएमएफ से इसी माह 90 रिव्यू का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें इतना हक तो अपने फैसले करने दें। आईएमएफ को टैक्स छूट पर एतराज़ किया है, टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी। इसहाक डार साहब ने सियासी मुखालिफ जमात तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनको परेशानी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका बने फिर आईएमएफ से मुज़ाकरात करे, लेकिन पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब ये सब कुछ क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि आईएमएफ पाकिस्तान के बजट पर नज़र रखे हुए था और बजट के एक हफ्ते बाद इस बजट पर एतराज़ात उठा दिए हैं, जो आईएमएफ का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया। आईएमएफ की नुमाइंदा एस्टर पेरेज़ ने अपने बयान में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो टैक्स में तजवीज़ करदा एमनेस्टी स्कीम है उसे नुकसानदेह करार देते हुए कहा है कि ये आईएमएफ प्रोग्राम की बुनियादी शराइत की खिलाफ वर्जी है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब बेल आउट प्रोग्राम की मियाद ख़त्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। दूसरी जानिब आईएमएफ की जो नुमाइंदा है पाकिस्तान की, उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के लिए पेश किए जाने वाले बजट में टैक्स के निज़ाम को फैलाने के मौके को ज़ाया किया गया है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने कल ये दावा किया है कि पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के उसूल के इम्कानात कम हो रहे हैं, जिससे मुल्क के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो पाएगी? आईएमएफ के खदशात कैसे दूर होंगे? टैक्स नेट को मजीद क्या बढ़ाया जा सकता है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट की कायमा बराए खजाना के सरबराह भी हैं सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब। सलीम मांडवी वाला साहब, एक तो आज इसहाक डार साहब आए, ये जो उन्होंने अंदर बातें की हैं और जो बाहर उन्होंने कहा कि 9th रिव्यू हो जाएगा, क्या वो कंसर्न थे जो आईएमएफ का पहला रिएक्शन आया इस बजट पर, जो एमनेस्टी स्कीम हमने पेश की है वो उसे नुकसानदेह करा रहे हैं, आईएमएफ की शराइत की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। टैक्स निज़ाम पर भी जो भी बजट में प्रपोज किया गया उस पर भी आईएमएफ को एतराज़ात हैं। आपको क्या लगता है कि रिव्यू हो जाएगा या ये 2 वीक के बाद आईएमएफ का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और हम पर जो डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही है वो लटकती रहेगी? देखें, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एमनेस्टी का नाम जो है ना वो बेसिकली एक तरीके से गलत है। एमनेस्टी एज सच नहीं है, दैट इज़ एन इंसेंटिव। देखें, एमनेस्टी वो होती है कि आप काला पैसे को सफ़ेद करें, वो उसको एमनेस्टी कहते हैं। ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मनी आ रही है, जिसकी भी आ रही है और अकाउंट में आ रही है। इसको तो हम देखें, कुछ लोगों ने गलत ट्विस्ट दिया है, ये कोई एमनेस्टी नहीं है। एमनेस्टी इसलिए नहीं है कि एक अकाउंट
डिक्लेयर्ड अकाउंट में किसी भी मुल्क से उनके एक अकाउंट में पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं जो कि डिक्लेयर्ड है वहां भी और यहां भी, तो उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप अगर ये पैसे लाएंगे तो हम आपको ये रियायत देंगे। दिस इज नॉट एन एमनेस्टी। सर मैं तो सलीम मांडवी वाला साहब, एक तो ये कि कौन सी रियायत देंगे सर, उसमें सवाल ये है कि वो पैसे बाहर तो डिक्लेयर्ड होंगे लेकिन रियायत तो है यही कि आप यहां पे ले आए डिक्लेयर करें, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे कहां से आए हैं। फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल और वो भी उठ जाता है, तो आईएमएफ को शायद इस पर एतराज है। देखें, बैंक टू बैंक जब पैसे आते हैं ना तो वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें इशू बड़ा मिनिमम हो जाता है, इसलिए। और वो जो पैसे भेज रहे हैं, सोर्स ऑफ पैसे, सर पैसों का सोर्स, मांडवी वाला साहब, पैसों का सोर्स तो पूछा जाता है ना, तो यहाँ सोर्स नहीं पूछा जाएगा जब पैसे आ जाएंगे। नहीं, सोर्स देखें, जिस मुल्क से भी वो भेज रहे हैं, नंबर 1, वहां ऑब्वियसली उनके बैंक अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए हैं। और अक्सर जो पाकिस्तानियों ने यहाँ अकाउंट खोले हैं, देखें ये बेसिकली नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए स्कीम है। अक्सर जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के अकाउंट यहाँ खुले हुए हैं वो उनके अपने अकाउंट खुले हुए हैं। तो आप ये समझ लें कि आप अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, आप किसी और को नहीं भेज रहे। तो जब आप अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो वो किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग होगी? वो किसी चीज की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी। नहीं सर, मांडवी वाला साहब, ये मैं कतई कलामी की माफी, अपने अकाउंट से आप पैसे भिजवा रहे हैं, वो पैसे कानूनी भी हो सकते हैं, गैर कानूनी भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में अगर डिक्लेयर्ड नहीं है। तो अगर वो इधर आ रहे हैं और आपसे सोर्स नहीं पूछा जा रहा, आपके ही अकाउंट से आएंगे लेकिन सोर्स नहीं पूछा जा रहा, तो जाहिर बात है एतराज उस पर आईएमएफ का बन रहा है। देखें, वो इतराज उनका बनता है। ये हमारे यहाँ आपको पता होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए शौकत अजीज साहब ने जो स्कीम लाए थे कि जो भी इन्वेस्टमेंट लाएगा पाकिस्तान में उससे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। और ये एक दफ़ा ये स्कीम नहीं आई, ये कई दफ़ा आती रही है इस टाइप की स्कीम। तो हम तो ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक और एवेन्यू दे रहे हैं, जस्ट लाइक वी हैव गिवन इन रोशन डिजिटल अकाउंट, कि आप अपना अकाउंट खोलें, यहाँ डॉलर रखें, रुपी रखें, whatever you want to do, this is a platform given to them। तो ये भी एक तरीके का इंसेंटिव है उनको, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल नहीं है। और $1 लाख की ये स्कीम है, इसमें क्या मनी लॉन्ड्रिंग कर लेंगे बिटवीन यू एंड मी? सवाल ये कि क्या आप समझते हैं, मोडीज भी अब कह रहा है कि शायद रिव्यू नहीं हो पाएगा, आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान दोबारा नहीं जा पाएगा। इसाक डार साहब होपफुल हैं कि नहीं जी हो जाएगा, और 2 वीक हमारे पास रह गए हैं, क्या आपको लगता है कि हो जाएगा? जी, आज मैंने डार साहब को, मैंने ही ये डिबेट इसी क्वेश्चन पे शुरू हुई थी कि मैंने उनको क्वेश्चन किया कि डार साहब, आईएमएफ के जो स्टेटमेंट आया है इस पे आपका क्या व्यू है, एंड विल वी बी एबल टू कंप्लीट 9th रिव्यू। एक दिन पहले और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयशा आई थी, उन्होंने भी ये कंफर्म किया था कि हमने बजट इन लाइंस ऑफ आईएमएफ बनाया है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस बजट विल अलाउ द 9th रिव्यू टू टेक प्लेस। और यही क्वेश्चन आज मैंने डार साहब को किया था और उसी पे उन्होंने ब्रीफिंग दी थी कमेटी को। तो सर हम तो पुरएतमाद हैं, आईएमएफ को हम पर एतमाद नहीं है, मसला तो यही है ना। हम पुरएतमाद होते रहे, 2 वीक रह गए हैं, हम तो 6 महीने से पुरएतमाद है, आईएमएफ एतमाद करने के लिए नहीं है तैयार। अब 2 वीक में क्या आप समझते हैं, इसाक डार साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, शुड वी बी होपफुल? क्योंकि अगर आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं पाते, प्लान बी का हमें अभी तक कुछ पता नहीं है, और प्लान बी पे अगर आपने जाना पड़ता है तो 10 साल का प्लान बी रखना होता है आईएमएफ को, अगर आपने छोड़ना होता है। आप पुरएतमाद हैं, आप हैं कि मामलात बेहतर हो जाएंगे? देखें, आज प्लान बी पे भी बात हुई है और आगा साहब से, कामिल अली आगा साहब ने ये क्वेश्चन किया डार साहब को कि आपका प्लान बी तैयार है क्या, डू वी हैव अ प्लान बी? तो उस पे उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्लान बी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वी शुड बी होपफुल और गवर्नमेंट इज़ होपफुल। अब ये चैलेंज तो है, देखें ये चैलेंज तो है
क्योंकि जिस तरीके से IMF डीरेल होता रहा है, और इसमें हमारा ही कसूर है, मैं इतना IMF को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि आफ्टर एवरी फाइनेंस मिनिस्टर देयर हैज बीन अ पॉलिसी चेंज। आपको याद होगा हफीज शेख साहब गए, शौकत तरीन गए, उन्होंने कहा जी उन्होंने गलत एग्रीमेंट किया, उन्होंने रीनेगोशिएट किया। शौकत तरीन गए, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल आए, मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी उन्होंने सही एग्रीमेंट नहीं किया, फिर उन्होंने। तो अब देखें, जब जहां इस किस्म की अनसर्टेनिटी आप पेश करेंगे किसी भी इदारे को, IMF तो एक इदारा है, किसी भी इदारे को, तो वो उनके माइंड में डाउट्स तो आ जाएंगे, और वो ये फील करते हैं कि जी हमें कहते हैं मगर एक्चुअली दे डोंट डू व्हाट दे से। तो इसमें थोड़ा हमारी क्रेडिबिलिटी का भी इशू है, क्रेडिबिलिटी का इशू है, हमारी भी कोताही शामिल है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया। मईशत को तो इस्तेकाम नहीं मिल रहा। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे तहरीके इस्तेकाम की, जो कि एक नई जमात जो लॉन्च हुई है, इस्तेकाम पार्टी, जो कि PTI छोड़ के लोग चले गए थे। क्या उस पार्टी को इस्तेकाम मिल पाएगा? फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो हैं वो न्यूली अपॉइंटेड, उनकी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरकजी, वो हमें ज्वाइन करेंगी। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक हफ्ता पहले 8 जून को जहांगीर तरीन साहब ने नई सियासी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ से किनारा कशी करने वाले कसीर तादाद में सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। उसमें काफ़ी चेहरे बुझे हुए भी दिखाई दिए, लेकिन आज भी सवाल पहले दिन वाला है कि क्या इस्तेकाम पार्टी खुद अपने आप को इस्तेकाम दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? यही सवाल तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी उठाया था। उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक मरीज को हादसा हुआ और मरीज को इमरजेंसी में ले गए। मिसाल के तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल यहाँ करीब ही है, उसके ले गए इमरजेंसी में। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और मुआयने के बाद उसने कहा डेड ऑन अराइवल। तो मैं यही कहूंगा, दिस इज अ लॉन्च व्हिच इज डेड ऑन अराइवल। तफसीली गुफ्तगू करेंगे इसी पार्टी की न्यूली अपॉइंटमेंट मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, वो साबिक वजीर इत्तलात भी रह चुकी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि डेड ऑन अराइवल पे तो आपका रिएक्शन भी आ चुका है, लेकिन एक इंप्रेशन ये है कि पार्टी तो बन गई है, इसमें कारकुनान नहीं है। प्लान आपका क्या है? और सादा सा सवाल यही है कि इस्तेकाम पार्टी जो है, क्या वो खुद को इस्तेकाम दे पाएगी? क्या खुद को ग्रॉस रूट पर जो PTI का वोटर है वो अट्रैक्ट कर पाएगी, या आम वर्कर को अट्रैक्ट कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया, और शाह महमूद कुरैशी साहब को चूँकि मैं जवाब इसलिए नहीं दूँगी कि कोई पता नहीं अनकरीब वो भी इसी जमात का हिस्सा बन जाए, तो वो जिस दाव में बैठे हैं और जो दाव पेच इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद वो उनमें कामयाबी उनको ना हो और फिर हमारी तरफ रुख करें। जो सियासी आपने एक लैंडस्केप डिस्कस किया है, तो बात यह है कि आपको पता है कि हमारी जब भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी भी सियासी जमात ने जन्म लिया है, नई जमात ने, तो वो चहमगोइयों का शिकार रही है। और मीडिया और कुछ ऐसे टारगेट करके अफराद ने उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। लेकिन हमें उन तमाम तनकीद का और उसके साथ जुड़ी जो इस वक्त की सिचुएशन है, जिसमें क्रिटिसिज्म भी है और जिसके अंदर होप्स भी हैं, हम चूँकि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ इस पार्टी को हमारे वजूद में लेके आए हैं, तो हमारा टारगेट है पॉजिटिव सोचना। हमारी सोच है कि हम नेगेटिविटी को दफन करने आए हैं, हम पॉजिटिविटी को प्रमोट करने आए हैं, हम नफ़रत का खात्मा करके मोहब्बत के जो फूल हैं वो उगाने आए हैं, हम पोलराइजेशन को ख़त्म करके यकजहती को प्रमोट करने आए हैं। लेकिन कारकुनान कहाँ से लाएंगे? ये बड़ा एक अहम ये सवाल आपका है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, जो लीडर होता है ना, वो हमेशा लीड करता है और कारकुन उसको फॉलो करता है।
और जितने 100 से ज़ायद हमारे इलेक्टेबल उस लॉन्चिंग के दिन मौजूद थे और इंशाल्लाह कई दर्जन हर आने वाले दिन में आपको ऐड अप होते नज़र आएंगे। तो कारकुन जो होता है वो अपने लीडर के पीछे खड़ा होता है। और हमारी जो रूरल एरिया की पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के 70% हल्के जो हैं वो रूरल हल्के हैं और अर्बन हल्के जो हैं वो भी इस हकीकत से आगाह हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है उसके लिए जो आजमाए हुए हैं वो दोबारा से उनको नहीं आजमाएंगे और लोगों को एक नया प्लेटफार्म, एक नई कमिटमेंट के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ, एक नए वे फॉरवर्ड के साथ, एक नए मैनिफेस्टो के साथ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखा जाए। और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो तमाम वो इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान की तरक्की, तमीर, खुशहाली और मुआशी महाज पे आगे बढ़ने की जो रेसिपी या रोड मैप है उसको आवाम तक पहुंचाने के लिए तगदो करने में मसरूफ़ अमल है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएगा, ठीक है, ये बताएगा कि परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब जो हैं कितने चांसेस हैं कि वो भी आपको ज्वाइन करें? क्या राब्ते हुए? अगर हुए तो उन्होंने जवाब क्या दिया? इसमें आपको देखना है कि जो भी हमारी चारों इकाइयाँ वफाक की, उन सब की पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो डिफरेंट है। वहाँ के हालात और सिचुएशन जो है वो थोड़ी दूसरे सूबे से ज़्यादा आपको एक अलहदा सेटअप में एवेलुएट करना है, एनालाइज करना है। चूँकि जो आपका KPK का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या एक रवादारी से जुड़ा एक रख रखाव की सियासत के साथ नती एक नज़रिया रहा है उस सियासी स्ट्रक्चर के अंदर, तो परवेज़ खटक साहब हूँ, असद कैसर हूँ या वहाँ की जितनी भी लीडरशिप है KPK के अंदर, वो सब जो हैं वो सर जोड़ के बैठ के 9 मई के वाक़यात के बाद किसी भी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहना चाहेंगे जो पाकिस्तान के मफादात के साथ टकराव करके पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में हिस्सेदार रही हो। लिहाजा वो उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों ने उस इलाके के अंदर अमन के लिए बहुत ज़्यादा अपने ख़ानदान कुर्बान करके हर फोरम पे ये बावर कराया कि हमें पाकिस्तान की खातर खड़े होना है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब इस वक्त की सिचुएशन में ये कैसे हो सकता है कि जब पाकिस्तान को KPK की ज़रूरत हो और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया हो कि जहाँ 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा की बेहुरमती, कौमी असासों की तबाही और अफवाज पाकिस्तान की बेतुकीरी करने वाली जमात जो है उसके साथ वो कुर्बानियाँ देने वाला हमारा जो सूबा है वो खड़ा रहे, उसको अपने उस बयानिए से डिसोसिएट करना है और पाकिस्तान से वफादारी निभानी है और जो सियासत के मैदान में खड़ा खिलाड़ी है उसको सियासी महाज पे अपनी सियासी स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, वो खुला मैदान नहीं छोड़ सकता। तो लिहाजा आने वाले दिनों में KPK का जो सियासी महाज और मोर्चा है उसमें IPP आपको बड़ी अंदर तक मुतहरक होती नज़र आएगी और नीचे ग्रास रूट लेवल में वो कारकुन जिसकी आप बार बार निशानदेही कर रहे हैं, वो कारकुन आपको PTI नहीं, PMLN नहीं, ANP नहीं या पीपल्स पार्टी नहीं या बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो या बाकी जमातें हों, हमारा किसी कारकुन के साथ या किसी जमात के साथ टकराव नहीं है। हमारा एजेंडा ही मुख्तलिफ है, हमारा मैनिफेस्टो ही मुख्तलिफ है। हम किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आए। हम अपने अलहदा वजूद और शनाख्त को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे और हर जमात से लोग जो हैं वो हमारे साथ आएंगे, हमें वो आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि PMLN की तरफ से अता तारड़ ने ये कहा कि जी आपके साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट वगैरह हो सकती है। IPP का झुकाव जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है, मुस्लिम लीग नून की तरफ है। क्या सीट एडजस्टमेंट इन दोनों में से किसी के साथ हो सकती है या इंतखाबी इत्तेहाद बाकायदा अलायंस? देखिए, हमारा झुकाव पाकिस्तान के अवाम की तरफ है
और पाकिस्तान के अवाम की नब्ज़ पे हाथ रख के हम अर्ज़ वजूद में आए हैं। अगर ये सारे लोग सब कुछ अच्छा कर रहे थे या सब कुछ हो रहा था, ये सारी जमातें मौजूद थी, तो फिर एक नई जमात की ज़रूरत नहीं थी। हम सब भी इन जमातों का हिस्सा होते। लेकिन अवाम जो है, जो चाहते हैं, उनकी पल्स को फील करते हुए हम इंडिपेंडेंट जमात के तौर पे हर हल्के में अपने कैंडिडेट देंगे और फिर उस हल्के की एनालिसिस। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से नहीं होगा इत्तेहाद आपका, मतलब सीट एडजस्टमेंट या इंतखाब? आप कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी एनालिसिस होगा और जहां हम समझेंगे कि पॉलिटिकल स्पेस जो है किसी और जमात के साथ शेयर की जा सकती है, तो वो उस वक्त की हालात सूरत हाल के मुताबिक फैसले होंगे। इट्स टू यानी डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी सही, लेकिन इन दो बड़ी जमातों से इत्तेहाद जो है खारिज अज इम्कान नहीं है, पीपल्स पार्टी और नून। देखिए, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। हम क्यों अभी से किसी के लिए अपने दरवाजे बंद करें और या किसी के साथ अभी से हम दीवारें खड़ी कर दें? इलेक्शन के ऐलान के बाद, इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद ये सारी तरजीहात जो है हमारी लीडरशिप के लेवल पे तय होंगी और अभी तो हम अपनी स्ट्रक्चराइजेशन में मसरूफ़ हैं। मेंबर साजी हमारा अगला टारगेट है। तो अभी हम किसी भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां हमारा हरीफ मौजूद है, हम उसको ओपन स्पेस नहीं देंगे, हमारा कैंडिडेट नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, ये आपने एक अपने सेंटेंस में कहा हम क्यों दरवाज़ा बंद करें अपना। दरवाज़ा आपको इसलिए बंद करना पड़ेगा क्योंकि आप सेक्रेटरी इत्तलात बन गई हैं। फवाद चौधरी ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुमसुम था, उसके बाद बोला भी नहीं है, कहीं फवाद निकल ना जाए उस दरवाजे से बाहर। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो अपने उस पूरे प्रोसेस से, फवाद भाई है मेरा 3 दफ़ा जहांगीर तरीन साहब के ऑफिस में, जहांगीर तरीन के घर, अलीम ख़ान के खाने पे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी मुलाकात भी हुई है। और जो किसी के साथ आके खड़ा हो जाता है और फिर उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है, तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, फिर उसे आगे देखना होता है। तो वो वैसे डॉक्टर साहब फवाद चौधरी वो 4-5 दफा ये कर चुका है, वो 4-5 दफा मुख्तलिफ पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टी में जा चुका है, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है अगर वो छोड़ गया। देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स जिसने करनी होती है उसने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और उनके 2 MPA चूँकि पहले जो हैं वो IPP को उनसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो कोई भी शख्स जो है अपने अपने हलके में दूसरों से ज़्यादा समझता है, तो वो बेहतर एनालाइज कर सकते हैं कि 2 MPA ऑलरेडी उनको बाईपास करके उनके बगैर IPP ज्वाइन कर चुके हैं। तो फिर फवाद चौधरी साहब अगर उस पार्टी के अंदर आके ज्वाइनिंग करके अपना रोल अदा करते हैं, तो वो MPAs के साथ उनके एडजस्टमेंट किस लेवल पे होगी, कैसे होगी, तो ये सारे वक्त आने के जवाबात हैं। अभी जो है इट्स टू अर्ली। चलें, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहब इत्तलात हैं इस्तेकाम पार्टी की, हमारे साथ मौजूद थी आज के प्रोग्राम पर। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।